हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो? यू हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट लेसन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे जो कि बहुत से बच्चों ने सबमिट करवाए हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सबमिट नहीं करवाई है। तो बेटा, अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। ये जस्ट ऐसे नहीं है कि मैम ने दे दी है तो हम करें ना करें। मैं पूरा रिकॉर्ड रख रही हूँ कि किस बच्चे ने सबमिट करवाई है और किसने नहीं। और अब मैं आपको ये एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी की फर्स्ट लेसन की मैंने एक्सरसाइज डाली है ग्रुप में। वो एक्सरसाइज आपने करना है। लास्ट टाइम भी कुछ बच्चों ने सबमिट करवाई है, लेकिन मैंने उसकी आंसर की नहीं डाली। अब मैं हर एक बच्चे को इंडिविजुअली की नहीं डालूंगी, आंसर की जो है मैं ग्रुप में डालूंगी। और इसके अलावा मैं क्वेश्चन आंसर चेक भी करूंगी, तो इसको लाइटली मत लेना। आंसर की आपको मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको अपने खुद के एफर्ट्स करनी है। क्लियर? अच्छा, जो लास्ट क्वेश्चन किए थे वैसे तो मैंने इंडिविजुअली सबको डाल दी थी एक आंसर की, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन ऑटोट्रोप्स एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ज़्यादातर बच्चों ने ठीक लिखा था, इसकी डेफिनेशन लिख के सबने लिखा था ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रोप्स में और उसमें नॉन ग्रीन प्लांट्स। ये सब आपकी मोस्टली बच्चों की ठीक थी। सेकेंड क्वेश्चन जो था राइट द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें बहुत से बच्चों ने रेस्पिरेशन की लिख दी थी इक्वेशन। रेस्पिरेशन की इक्वेशन नहीं लिखनी थी, यू हैव टू राइट अबाउट फोटोसिंथेसिस। और इसमें आपको क्या लिखना था? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। नीचे आपको ब्रैकेट में लिखना था फ्रॉम एयर, कार्बन डाइऑक्साइड लिख के, प्लस वाटर फ्रॉम सोइल। इसके बाद आपको इज इक्वल टू का साइन डालना था। बहुत से बच्चों ने इसमें प्लस का साइन डाल दिया। प्लस का साइन का मतलब है कि आप सब इस कंबाइन कर रहे हैं, इसमें कम्बिनेशन नहीं हमें दिखाना। हमें ये दिखाना कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो ले रहा है और इसके बाद जो प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसके बाद इज इक्वल टू का साइन डालना होता है। और इज इक्वल टू के साइन में आपको क्या लिखना था? क्लोरोफिल एंड सनलाइट। इसके बाद आपका क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज जो है आपका वो प्लांट्स में यूज हो जाता है और ऑक्सीजन जो है आपकी एयर में चली जाती है एंड दैट इज यूज बाय एनिमल्स। और इसमें दूसरी गलती आपने क्या की? ग्लूकोज की बजाय कार्बोहाइड्रेट लिख दिया। नो डाउट ग्लूकोज इज आल्सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। स्टार्च है, सेलुलोज है, माल्टोज है, फ्रैक्टोज है, ऑल आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसलिए हम इसके लिए कार्बोहाइड्रेट वर्ड यूज नहीं कर सकते। प्रॉपर वर्ड आपको यूज करना है, दैट इज ग्लूकोज। क्लियर? अब आपका थर्ड क्वेश्चन था व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें आपने बहुत से सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट ठीक लिखा। क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स एंड ये आपका वाटर एंड मिनरल्स, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसमें कुछ एक बच्चों ने एक्सप्लेन किया है। अगर आपका एग्जाम में यही क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का आता है तब आप सिर्फ नाम लिख सकते हैं, लेकिन अगर 3 या 4 मार्क्स का आता है तो अब आपको एक्सप्लेन करना है कि वाटर कहाँ से मिलता है या उसके लिए क्या इसकी ज़रूरत है, तो ये आपको लिखना था। फोर्थ क्वेश्चन था ऑटोट्रोप्स एंड हेट्रोट्रोप्स में डिफ्रेंशिएट करना। इसमें बहुत से बच्चों ने क्या गलती की है कि उन्होंने न्यूट्रिशन के बारे में लिख दिया। मैंने न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पूछा था, मैंने पूछा था ऑटोट्रोप्स एंड हेट्रोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स और हेट्रोट्रोप्स ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो आपको क्या लिखना था? ऑटोट्रोप्स आर ऑर्गेनिज्म विच कैन सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ एंड हेट्रोट्रोप्स आर द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेकेंड आपको क्या लिखना था? ऑटोट्रोप्स आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोड्यूसर एंड हेट्रोट्रोप्स आर कॉल्ड कंज्यूमर। इसके बाद आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते थे और आप ये वर्ड भी लिख सकते थे कि क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर रिक्वायर्ड टू ऑटोट्रोप्स और सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर नॉट रिक्वायर्ड। ये आपको लिखना था। क्लियर हुआ? तो इस तरह से बेटा ध्यान से क्वेश्चन किया करो। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी चैप्टर जो आपने 6th में इसके बारे में बहुत पढ़ा है, इसलिए आपके इसमें ज़्यादा न्यू नहीं है। और ये चैप्टर आपका है मोशन एंड टाइम, चैप्टर नंबर 13। अब कंफ्यूज मत होना, आप कहोगे कि मैडम सेकेंड लेसन तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है। नो डाउट सेकेंड लेसन इज न्यूट्रिशन एनिमल्स, बट अल्टरनेट सीबीएसई कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमें जो नया लेसन करवाना है दैट इज मोशन एंड टाइम, हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो इसलिए हम लेसन कर रहे हैं मोशन एंड टाइम, जो कि बहुत इजी चैप्टर है। मोशन, अब ये बताओ मोशन क्या होता है? मोशन मीन्स एनी बॉडी विच इज मूविंग,
और दूसरी बॉडी हमारी होती है रेस्ट पे। रेस्ट क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, दैट इज कॉल्ड एज रेस्ट। अब जैसे क्या होता है, हम किसी रोड पे जा रहे हैं, वहाँ पे साइन बोर्ड होता है, बेंचेस होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो एकदम रेस्ट पोजीशन पे होते हैं क्योंकि अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। लेकिन मोशन क्या होती है? व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग पोजीशन व्हेन इट चेंज इट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। जैसे ए कार इज मूविंग, अ मैन इज वॉकिंग, अ साइकिल इज रनिंग ऑन अ रोड। तो ये सब क्या है? ये मूविंग पोजीशन पे है। दूसरा आपका क्या होता है? रेस्ट पोजीशन। अब 6th क्लास में यू हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। आपने ये मोशन पढ़ी है कि सम मोशन आर इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन, एंड सम आर इन सर्कुलर एंड सम आर पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन क्या होती है? जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती है, जैसे हार्ट बीट एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती है, तो वो होती है हमारी पीरियोडिक। तो आपने ये सभी मोशंस के बारे में पढ़ा है। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक क्या लेते हैं? स्लो और फास्ट। हम मोशन तो हमें पढ़ लिया कि मूविंग ऑब्जेक्ट, लेकिन कई बार क्या होता है कि सम ऑब्जेक्ट मूव फास्टर एंड सम स्लो। तो डिफरेंट टाइप पे हमारी डिफरेंट पोजीशन होती है। जैसे कि आप एक्टिविटी 13.1 में आप देख रहे हो कि इसमें डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स दिखाए हैं। ये व्हीकल्स सभी मूव कर रहे हैं, और मूव करने के बाद इसमें क्या होता है? सम आर स्लो एंड सम आर फास्ट। अब आप क्या कहोगे कि कौन स्लो है कौन फास्ट है? द ऑब्जेक्ट विच मूव फास्टर मीन्स विच ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन अ स्मॉल इंटरवल, उसको हम कहते हैं फास्ट। और जो कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है कि एक कम टाइम उतना ही ले रहा है लेकिन उसकी डिस्टेंस कम है, तो उसको हम कहते हैं स्लो मोशन। तो दो तरह की हमारी मूव होते हैं, व्हाट? स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन। जैसे एक एथलीट है, उसको हम क्या कहते हैं कि कौन फास्ट दौड़ रहा है और कौन धीरे। इसमें क्या करते हैं? हम 100 मीटर की रेस रखते हैं मेनली, और जिसने मिनिमम टाइम लिया है उस रेस को पूरा करने में, उसको हम कहते हैं फास्ट, और जिसने मिनिमम टाइम लिया उसको हम कहते हैं स्लो। तो मतलब जो फास्ट दौड़ता है वो कम टाइम लेगा, और जो स्लो दौड़ेगा वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड के बारे में पहले पढ़ा है। तो स्पीड के लिए अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज स्पीड, यानी कि किसी यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है दैट इज कॉल्ड एज स्पीड। और इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फॉर एग्जाम्पल, आप करनाल जा रहे हो और वहाँ आपकी डिस्टेंस है 39 किलोमीटर। अब 39 किलोमीटर अगर वो 39 टाइम में ले रहा है तो उसकी स्पीड हुई 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह से, ओ सॉरी बच्चों, मैंने आवर्स बोल दिया, इट इज़ पर मिनट, मीन्स 1 किलोमीटर पर मिनट। क्लियर? तो ये होती है आपकी स्पीड। स्पीड के बारे में भी आपने पहले पढ़ा होगा। अब बहुत सारे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर कर रही हैं। शॉर्टर टाइम में जो डिस्टेंस कवर करता है वो मैक्सिमम होता है, और जो ज़्यादा टाइम में कवर करता है वो मिनिमम होता है। तो हम कैसे मापते हैं इसको? अब देखो, हमारे पास दो मोशंस होती हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ, स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम, ये हमारी क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। मेनली क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारी जो डेली लाइफ है या हमारी एवरीडे लाइफ है, उसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कोई भी यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, आप अपनी कार से जा रहे हो, तो आपकी कार कभी फास्ट होती है, कभी स्लो होती है, कभी आपको ब्रेक लगा के उसको रोकना भी पड़ता है। तो मेनली ये था कि यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 50 किलोमीटर की उससे जा रहे हो स्पीड से और लगातार आपकी कार जो है 50 किलोमीटर चले, पॉसिबल नहीं होता ना। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हम क्या लेते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड
डिवाइडेड बाय टाइम टोटल टाइम टेकन। तो इसको मेनली हम डिवाइड कर कहते हैं एवरेज स्पीड। हमारी जो, क्योंकि डेली लाइफ में यूनिफॉर्म मोशन तो पॉसिबल नहीं है, तो हम मेनली क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एवरेज स्पीड। द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन। मीन्स जहाँ भी आप जा रहे हो उसमें आपकी टोटल डिस्टेंस कवर क्या है और आपने टोटल टाइम क्या लिया है, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। तो मेनली हम एवरेज स्पीड का ही कंसेप्ट मेनली लेते हैं। चलो अब ये क्लियर हुआ। अब हमारा सेकंड टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम। आजकल हमारे पास क्लॉक हैं और भी बहुत इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल टाइम में हमारे पास क्या होता था, सनडायल और सैंड क्लॉक। सनडायल क्या था कि मतलब मेनली हम क्या करते थे, सन की वो क्या है, दिन में हम क्या देखते हैं कि सन की डायरेक्शन क्या है और इसके अलावा हमारी रिफ्लेक्शन जो है उसकी पोजीशन क्या है। मेनली सनलाइट को देख के पीपल जो है टाइम बता देते थे और एक्यूरेट होता मोस्टली कि क्या टाइम अभी हुआ है। और रात में क्या करते थे, पोजीशन ऑफ स्टार्स, स्टार की पोजीशन को देख के वो अंदाज़ा लगाते थे कि इस टाइम क्या टाइम हुआ है। दूसरा सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक में क्या होता था कि हम एक वो लेते थे ग्लास की, कुछ यू शेप में लेते थे और इसके बाद हम उसको सैंड को देखते थे कि कितने टाइम में वो गिर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम टाइम को मेज़र करते थे। लेकिन आजकल तो क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक, स्टॉप वॉच, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। क्लॉक नो डाउट इट इज़ यूज टू मेजर द। चलो अब क्या होता है कि एटॉमिक क्लॉक, अब क्या होता है, वन एंसेस्टर नोटिस दैट मैनी इवेंट नेचर रिपीट। अब हम क्या देखते हैं कि हमारी नेचर में बहुत सारे, जैसे रेनी सीजन है, मेनली हम क्या कहते हैं जुलाई या अगस्त में आएगा। समर सीजन है, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर टाइम है। अब हम ये भी कहते हैं कि जब एक सनराइज होता है और नेक्स्ट डे जो सनराइज होता है उसके बीच का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड एज अ डे। आई रिपीट, द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड नेक्स्ट वाज कॉल्ड अ डे। मीन्स आज जो सनराइज हो रहा है और अगले दिन जो सनराइज हो रहा है और उसके बीच का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड एज डे एंड इट इज़ मेनली 24 आवर्स। इसी तरह मंथ, एक जो न्यू मून है और उसका जो नेक्स्ट न्यू मून है उसके बीच का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड एज मंथ। ठीक है। अब ईयर जो है, ईयर भी एक फिक्स टाइम है जो कि हर बार रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ के वजह से जो टाइम होता है हमारा, तो वो हमारा होता है 1 ईयर। ईयर वॉज फिक्स्ड एज अ टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन ऑफ द सन। ठीक है। अब often we need to measure interval of time which are much shorter than a day। अब डे से भी नीचे का जो टाइम है वो हम कैसे करते हैं, वो हम क्लॉक से मेज़र करते हैं, वॉच से मेज़र करते हैं। तो इन सब को हम यूज़ करते हैं टाइम को मेज़र करने के लिए। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक इज़ द मोस्ट साइंटिफिक एंड एक्यूरेट क्लॉक। स्टॉप वॉच जो है वो किस लिए यूज़ करती है, टू मेज़र स्मॉल टाइम इंटरवल। मेनली स्पोर्ट्स में, क्विज में हम मेनली स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल को मेज़र कर सकती है। क्लॉक के अलावा जो हम दूसरा यूज़ करते हैं पीरियोडिक मोशन को मेज़र करने के लिए दैट इज़ पेंडुलम। दिस इज़ आवर सिंपल पेंडुलम। दिस पोर्शन इज कॉल्ड बॉब। ठीक है, इसको हम बॉब कहते हैं। और बॉब जो होती है इट मे बी कंसिस्ट ऑफ सिंपल मेटेलिक एटम या मेटेलिक से बनी होती है, या आप एक सिंपल स्टोन भी ले सकते हो। आप बड़ी इजीली सिंपल पेंडुलम बना सकते हैं। अगर आप स्टैंड इस फॉर्म में नहीं ले सकते कोई बात नहीं, आपसे एक स्मॉल स्टिक ले लीजिए, वुडन स्टिक। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप कार्डबोर्ड यूज़ करो, एक थ्रेड लो और सिंपल राउंड मेटेलिक बॉब लेके आप ये सिंपल पेंडुलम बना सकते हैं। अब बॉब जो होती है जब ये रेस्टिंग पोजीशन में, जैसे आप इस पोजीशन में है, ठीक है, रेस्टिंग पोजीशन है, दैट इज कॉल्ड इज मीन पोजीशन। इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन को हम डिनोट करते हैं ओ से। तो ये हमारी मीन पोजीशन है क्योंकि बॉब जो हमारी है रेस्टिंग पोजीशन पे। अब हमने इसको जरा सा इसकी मीन पोजीशन से, अब देखो ये यहाँ तक आ रही है, इसके बाद ही इससे ज़्यादा आगे या पीछे नहीं जा रही। ये हमारी है ए पोजीशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। फॉर एग्जांपल ये मैक्सिमम यहाँ तक आती है, इसके बाद इससे ज़्यादा आगे नहीं डिस्टेंस ट्रैवल करती, तो ये हो गई इसकी एक्सट्रीम पोजीशन एंड इट इज़ डोनेटेड बाय ए।
अब इस तरह से ये ऐसे जा रही है, तो ये भी क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब जहाँ तक ये जाके रुकती है दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रीम पोजीशन। इसको हम बी से डोनेट करते हैं। ये हमारी ओ पोजीशन, ए पोजीशन, और ये हमारी हुई बी पोजीशन। तो अब देखो, अब इसको, ठीक है, ये ओ से ए, फिर दोबारा ओ पे आ रहा है, फिर ये बी पे जा रहा है, फिर ये दोबारा ए पे आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं वन ऑक्सीलेशन। मैं आपको दोबारा इसके बारे में बता रही हूँ। ये देखो, ये हमारा सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ये मैंने जैसा कि बताया रेस्टिंग पोजीशन पे है, तो ये होती है हमारी ओ पोजीशन, ठीक है। अब ये यहाँ तक गया, ये हुई हमारी ए, यानी कि ए पोजीशन। अब ये इसके बाद ये पहले ओ तक जाएगा, ए तक जाने के बाद दोबारा फिर ये ओ तक आएगा, और ओ तक जाने के बाद फिर ये बी तक जाएगा, और बी तक आने के बाद फिर ये अपनी मीन पोजीशन पे आएगा। समझ आ रहा है ना, पहले ओ से ए, फिर ए से ओ, फिर ओ से बी, और बी से फिर ओ। तो हम इसको बोलते हैं वन ऑक्सीलेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वन ऑक्सीलेशन। और जब ये यहाँ से यहाँ तक जाता है, ठीक है, तो ये होती है टू एंड फ्रो मोशन। ऐसे ऐसे गया ना ये, तो ये क्या होती है हमारी टू एंड फ्रो मोशन। और टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट मीन पोजिशन दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीलरेटिव मोशन। ये ध्यान दो, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड ऑक्सीलरेटिव मोशन। जैसे स्विंग है, स्विंग में भी आप कभी झूला झूलते हो तो झूले में भी ऐसे ऐसे झूला आता है, ठीक है। या घड़ी में आप पेंडुलम देखते हैं, वो भी ऐसे ही होता है। कई बार आप कोलंबस झूले में बैठते हैं, वो भी क्या होता है, पेंडुलम की तरह होता है, पहले ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है, ठीक है। तो वो होती है आपकी ऑक्सीलरेटरी मोशन। बॉब क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, ये जो फ्रीली हैंगिंग, ये फ्रीली हैंगिंग होता है। हैवी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बॉब ऑफ द पेंडुलम, यानी कि जो मैंने आपको ये बताई थी ना, ये बॉल, दैट इज कॉल्ड एज बॉब ऑफ पेंडुलम। इसके बाद मीन पोजीशन, मैंने आपको मीन पोजीशन भी बताई थी। नॉर्मल और रेस्टिंग पोजीशन ऑफ बॉब इज कॉल्ड इट्स मीन पोजीशन। आप बेटा कॉपी पेंसिल लेके बैठे हो ना, ताकि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ नोट कर लो। हमेशा कॉपी पेंसिल अपने साथ लेके बैठना है, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सको। तभी मैं आपके सामने डेफिनेशंस भी लिख रही हूँ। इसके बाद आपकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया था ना, जैसे ओ से ए तक आ रहा है, इसके बाद ये डिस्प्लेस नहीं कर रहा। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट एक्सट्रीम पोजीशन। ये सारे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और ये आपके में वीडियो में भी आ गई है। अब इसके बाद हम इससे टाइम पीरियड कैसे मापते हैं। टाइम पीरियड मापने के लिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर दोबारा यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। तो मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे जब वो वापस आएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज वन ऑक्सीलेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, वन ऑक्सीलेशन। अब वन ऑक्सीलेशन जो होता है, इसका जो हमेशा सेम रहता है, कि जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है हमेशा सेम रहती है। तो क्या होता है, अब हम नोट कर लेते हैं। अगर आपके पास स्टॉप वॉच है देन इट्स ओके, अगर स्टॉप वॉच नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल वॉच से भी आप नोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये 20 टाइम इसने लिया, यहाँ तक गया, यहाँ तक लिया, ये 20 टाइम गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, 20 ऑक्सीलेशन, ठीक है। 20 ऑक्सीलेशन हमने काउंट कर लिए कि जो बॉब ने कितने ऑक्सीलेशन कंप्लीट किए, 20 ऑक्सीलेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि टाइम कितना लिया। फॉर एग्जांपल, इट इज़ 10 सेकेंड। 20 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में 10 सेकेंड लेता है, तो टाइम पीरियड उसका क्या होगा, 20 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स टोटल ऑक्सीलेशन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, तो मीन्स 20/10 एंड इट विल बी 2 सेकेंड। तो ये होता है आपका टाइम पीरियड। अब आपकी टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है, टाइम मेजर्ड बाय टू कंप्लीट ऑक्सीलेशंस इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी क्या लेते हैं, मेनली यूनिट। अब यूनिट क्या होती है, द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ऐसा यूनिट इसकी सेकेंड है। नो डाउट इसकी बड़ी यूनिट्स भी होती हैं, जैसे मिनट, आवर्स, ये इसकी बड़ी यूनिट होती हैं। लेकिन जो इसकी ऐसा यूनिट यानी कि इंटरनेशनल यूनिट, वो हमारी हमेशा क्या होती है, सेकेंड, ठीक है। अब आप सिंपल पेंडुलम के बारे में इतना पढ़ा, तो आपको पता है कि ये कैसे डिस्कवर किया था इसको।
इसके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली जो थे वो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। एक बार वो किसी चर्च में बैठे थे। चर्च में बैठे अचानक उनकी नज़र छत पे गई, तो सीलिंग पे उन्होंने देखा, छत यानी कि सीलिंग, उन्होंने देखा कि एक लाइट लैंप वहाँ पे हैंग किया हुआ है। तो वो एक तरह से पेंडुलम की तरह टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था। उन्होंने जस्ट फॉर फन क्या किया कि उस पेंडुलम को गिनना शुरू कर दिया कि वो कितने ऑक्सीलेशन ले रहा है। और उनको ये बात हैरानी हुई कि वो हमेशा, उन्होंने कैसे उसको काउंट किया, उनके पास घड़ी तो थी नहीं, उन्होंने अपनी पल्स रेट से काउंट किया। पल्स रेट समझते हो ना, जो हार्ट में हमारे, हम अपनी जो हमारी आर्म्स होती हैं, आर्म्स में हमारी पल्स रेट हम काउंट कर सकते हैं। तो उन्होंने पल्स रेट से उसको काउंट किया और वो सरप्राइज हुए कि जो पल्स बीट है वो सेम नंबर ले रही थी, कि जितना भी टाइम इंटरवल है उसके अकॉर्डिंग वो सेम था। तो उन्होंने उसको कहा 1 ऑक्सीलेशन। और 1 ऑक्सीलेशन करने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ली और गैलीलियो उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे पेंडुलम उन्होंने यूज़ किए और हर बार जो रिजल्ट था सेम था। तो इस तरह से पेंडुलम की डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो मैंने आपको यूनिट ऑफ टाइम बता दिया है। यूनिट ऑफ स्पीड इट इज़ मीटर पर सेकेंड इन एसआई। एसआई यूनिट इसकी क्या है, मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर्स भी होती है, लेकिन इसके लिए हम उसको कन्वर्ट करते हैं। किलोमीटर आवर्स अगर हमें दी हो तो किलोमीटर आवर्स और सेकंड में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू और कुछ और टर्म्स हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। और पेंडुलम बनाने की ट्राई करना।